नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राज्य में दिसंबर महीने में वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत के साथ विदेश में भी रोड शो को कर निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने का काम करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स को राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए सीएम धामी के साथ मंत्री धन सिंह रावत सहित राज्य सरकार के अधिकारी भी यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां उनके अबू धाबी और दुबई में रोड शो प्रस्तावित है। सीएम धामी इन्वेस्टमेंट समिट के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले दिनों लंदन दौरे के दौरान उन्होंने 19,500 करोड़ के एमओयू साइन किए थे। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार को अबू धाबी और दुबई में निवेशकर्ताओं को काफी उम्मीद नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले दिनों एक देश की यात्रा के बाद अब पुनः दुबई उनका जाना हो रहा है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड में आए। ऐसे हम सबकी अपेक्षा भी है और मुख्यमंत्री उस दिशा में पहल कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आज कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री देश के अंदर और विदेशों में जितने भी उद्योगपति हैं उनको उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति उनको जानकारी दे रहे हैं। उन भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर यहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। ये पहली बार इस राज्य के अंदर रोजगार सृजन के लिए एक बड़ी पहल मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री द्वारा हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब यूएई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, दुबई में अबू धाबी में रोड शो होना है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए का अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना हुए हैं दुबई के लिए और उनके साथ जो राज्य सरकार के आला अधिकारी हैं वो भी गए हैं। और जिस तरह दिसंबर के अंदर उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है तो कोशिश सरकार की यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ पर लाए जाएं। और अभी तक मैं आपको बता दूं करीब 19,500 करोड़ के निवेश का जो एमओयू है वो यहाँ पर साइन हो चुके हैं और 40,000 करोड़ का एक लक्ष्य यहाँ पर सरकार की ओर से रखा गया है। तो 2 दिन मुख्यमंत्री 17 और 18 को दुबई और अबू धाबी में पर्यटन और सेवा के क्षेत्र में जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और राज्य सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए क्या कोशिश की है, क्या उनकी कोशिश है, क्या वो सुविधाएं इन्वेस्टर को देंगे, उस सब को लेकर बातचीत करेंगे। और संभावना यह है कि दुबई में जो रोड शो होगा उसमें करीब 30,000 करोड़ के निवेश की संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर सरकार की ओर से जताई गई हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज वो और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे हैं वो उनके साथ गए हैं और आला अधिकारी गए। तो संभावना यही कि जो टारगेट यहाँ पर इन्वेस्टर का रखा गया है, जो एक अमाउंट है वो टारगेट से ऊपर होगा, इस तरह की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री इससे पहले भी विदेश के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने रोड शो किया था और जो उत्तराखंड के लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी और उनको कहा था कि वो उत्तराखंड आए, यहाँ पर निवेश करें। इसके अलावा और सेक्टर के लोगों से भी बातचीत की थी। तो मुख्यमंत्री गंभीर हैं अपने इस दौरे को लेकर और संभावना यही जताई जा रही है कि जिस तरह जो लक्ष्य रखा गया वो कहीं ना कहीं पार होता हुआ दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के प्रयासों से और इन्वेस्टर यहाँ पर काफी निवेश करने की जो उनकी कोशिश है उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर कोशिशें लगातार की जा रही है, कितने दिनों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं? दूसरी बात, जिस तरह से G20 में प्रधानमंत्री ने यूएई की प्रिंस से मुलाकात की थी, तो क्या वहां पर भी डेलीगेट से और प्रिंस से मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री आज सुबह रवाना हुए हैं। वो कल और परसों 2 दिन दुबई और अबू धाबी में रुकेंगे। वहां पर जो टूरिज्म सेक्टर है वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, जो इन्वेस्टर है उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग होनी है। तो अलग अलग प्रोग्राम मुख्यमंत्री के वहां पर रखे गए हैं और इतना जरूरी है कि जब मुख्यमंत्री दुबई जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो भी वहां के अपने समकक्ष जो अधिकारी हैं, जो नेता है, उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल अवनीश जी, इसके अलावा उत्तराखंड के बाहर तो लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयास जारी हैं, इन्वेस्टर्स को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट होना है उत्तराखंड में, उसको लेकर माना जा रहा था कि सड़कों से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी उत्तराखंड में काम चल रहा है। उसको लेकर क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि अब समय मात्र 2 महीने का रह गया है? देखिए, निश्चित तौर पर जब देश विदेश के इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे तो उत्तराखंड में आकर वो अपनी एक अलग पहचान उनको उत्तराखंड की दिखाई देगी और यहाँ से वो अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। उसके लिए तमाम तैयारियां हैं, जो सड़कें हैं उनका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके अलावा
उत्तराखंड के जो पारंपरिक ऐपण हैं उनको एक तरह से पूरे शहर को सजाने की योजना है। तो एक फुल प्रूफ तैयारी यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है। तो उत्तराखंड की संस्कृति जो हमारी है, जो हमारा धार्मिक पर्यटन है, उस सबसे भी बाहर के लोग, विदेश के लोग एक तरह से उनको देखें, उनको अपनाएं, वो सारी कोशिश भी सरकार की रहेगी। तो व्यापक तैयारी फिलहाल इन्वेस्टर को यहाँ पर लाने की भी की जा रही है और उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने की भी कोशिश सरकार की यहाँ पर है। जी अवनीश, इसके अलावा जिस तरह से पिछली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में हम बात कर ले, 2018 में जो एमओयू साइन हुए थे, कांग्रेस लगातार उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती रहती है कि एमओयूज तो साइन हुए लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आया। इस बार सरकार के द्वारा क्या कोशिशें की जा रही है कि जो एमओयू साइन हो रहे हैं उनका प्रॉपर काम उत्तराखंड में आगे बढ़े और उस काम के जरिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बदलाव आए और लोगों को रोजगार, जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की है, वो पूरी हो सके। उसके लिए धरातल के लेवल पर क्या कुछ काम किया जा रहा है कि सुनिश्चित हो सके वो एमओयूज जो हैं? देखिए, एक तो जो एमओयू अभी तक साइन हुए हैं उसका फुल प्रूफ तैयारी सरकार की कोशिश की यही है कि वाकई में जमीन पर काम दिखना चाहिए, खाली एमओयू साइन हो जाए उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके लिए अलग से एक कमेटी बनाई गई है जो लगातार स्क्रूटनी वहां पर कर रही है कि जो एमओयू साइन हुए हैं उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि जो इन्वेस्टर, उनकी बहुत सारी एक तरह से आशंकाएं रहती हैं तो उनको दूर किया जाए। तो सरकार की कोशिश ये है कि जो भी एमओयू यहाँ पर हो रहे हैं उस पर बड़ी गंभीरता से काम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने उसके लिए अधिकारी की एक टीम भी तैयार की है कि जो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखेगी। तो विपक्ष लगातार इस बात को सवाल खड़े कर ही रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भी काम होंगे वो जमीन पर होंगे, धरातल पर होंगे। और उनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ पर आए ताकि जो बेरोजगारी का जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि बहुत से गाँव खाली हो रहे हैं बेरोजगार की वजह से, रोजगार नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो उसको दूर किया जाए। तो उसके अलग से टीम बनाई गई और गंभीरता से उस पर भी काम चल रहा है। जी, इसके अलावा लगातार जिस तरह से काम इन्वेस्टर समिट को लेकर तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर समिट से 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आएगा यदि काम आगे बढ़ जाता है तो। लेकिन इसके अलावा निकाय चुनाव जो बीच में हो रहे हैं जिसको लेकर कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, सरकार से भी जवाब मांगा था, क्या उसको लेकर भी कुछ अपडेशन आपके पास में आया है? देखिए, अभी निकाय चुनाव का जो समय है वो दिसंबर में निकाय चुनाव एक तरह से कहा जाए कि होने थे, लेकिन फिलहाल उसकी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही। इतना जरूर है कि अब सरकार उसमें मुझे लगता है अब जाएगी भी नहीं, क्योंकि आने वाले समय में दिसंबर के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव है, तो फिलहाल तो निकाय चुनाव टलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार जब 5 दिसंबर को निकाय का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो वहां पर जो प्रशासक है वो निश्चित तौर पर अधिकारी बैठेंगे। तो अभी निकाय चुनाव इतनी जल्दी होंगे फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं, टलते हुए चुनाव ही दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अवनीश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जिस तरह से लगातार एमओयू साइन हो रहे हैं, बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश भर में बारिश के आसार, बारिश के बाद तापमान में होगी गिरावट, देहरादून में भी छाए काले बादल। तो मौसम को लेकर इस समय अहम जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में भी येलो अलर्ट जारी। ठंड बढ़ने से लोगों की निकली जैकेट और कंबल। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है उत्तराखंड में और ऐसे में लोगों की कंबल और जैकेट बाहर निकल आए हैं। ठंड का दौर शुरू हो चुका है। बर्फबारी भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। देहरादून में काले बादल भी लगातार छाए हुए। मौसम विभाग ने कई जगहों पर येलो तो कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट मौसम को देखते हुए जारी किए हैं। पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी। ठंड बढ़ने से लोगों की निकली जैकेट और कंबल। तो उत्तराखंड में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। प्रदेश भर में बारिश के आसार बने हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, ऑरेंज और येलो अलर्ट पर्वतीय और मैदानी इलाकों में मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बारिश के बाद तापमान में होगी गिरावट। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिली। केदारनाथ में भी जो श्रद्धालु पहुंचे थे उन्हें बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। मौसम विभाग ने जारी किए अलर्ट। पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं
और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी बने हुए हैं लगातार। जी अवनीश जी, जिस तरह से मौसम की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और मौसम विभाग के द्वारा अलग अलग जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या ताजा हालात है मौसम को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस समय उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश है, जबकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी लगातार पड़ रही है। अगर हम चार धाम की यात्रा की बात करें तो यात्रा तो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में जबरदस्त बर्फबारी इस समय देखने को मिल रही है। और मैदानी इलाकों की बात करूं तो लगातार बारिश यहाँ पर है, जिसके चलते ठंड बढ़ी है। और आज सुबह से ही जिस तरह अलर्ट जारी किया गया था वो पूरी तरह सटीक साबित हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। हम बात करें कुमाऊं के या गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में इस समय बारिश है और ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये भी है कि इससे पहले भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी और बारिश के चलते जो है पारा गिरा है और ठंड शुरू हो गई है, एक तरह से ये हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मानसून के समय में जो तमाम लोगों को विस्थापित किया गया था और जगह जगह जो लैंडस्लाइड भूस्खलन देखने को मिला था, कई इलाकों को खाली कराया गया था, उन तमाम लोगों के जो सरकार ने इंतजाम किए थे, क्या वो पुख्ता तौर पर हो चुके हैं? क्योंकि एक बार फिर से ठंड के मौसम ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। देखिए, अगर हम बात करें वो दिक्कत सिर्फ जोशीमठ के इलाकों में आई थी और वहां पर लोगों को रहने की और खाने की व्यवस्था सरकार ने कर दी थी। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो अलर्ट मौसम का आया है ये सिर्फ 2 दिन का अलर्ट यहाँ पर है, उसके बाद मौसम साफ रहेगा जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है। और जहां तक बात है तो सरकार ने अस्थायी तौर पर आपदा प्रबंधन केंद्र को पहले ही सचेत कर रखा है, अलर्ट कर रखा है। तमाम जो अधिकारी है वो अलर्ट मोड में है कि अगर कहीं भी कोई किस तरह की दिक्कत परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर जो नियम है उसके तहत पीड़ितों को जो प्रभावित है उनको सहायता मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि बारिश का जो मौसम है उसकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी उत्तराखंड में लगातार रहती है। यही कारण है कि मौसम का मिजाज बिगड़ने से ठंड भी बढ़ी है और काफी दिक्कत। जी बिल्कुल अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उसके बाद रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। हरिद्वार के सभी देवी मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हर कोई मां के दर्शन कर मां को खुश करने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। मां के भक्त मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी यात्रा करके मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां से मुरादें मांग रहे हैं। भक्त मानते हैं कि मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, साथ ही साथ मनचाहा वरदान भी देती हैं। हरिद्वार में नील पर्वत की चोटी पर मां चंडी देवी का मंदिर है। इस मंदिर में नवरात्रि में मां को देखने के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ती है। मां चंडी देवी का प्रादुर्भाव राक्षसों के वध के लिए हुआ था और इसी पर्वत पर मां स्वयं प्रकट हुई थी। ये सिद्धपीठ है जहां पर मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे भी इस मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नवरात्रि की इस समय धूम मंदिरों में चल रही है। हरिद्वार के चंडी माता मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों से दूर दूर से लोग मां चंडी देवी की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ 51 शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ है जिसका विशेष महत्व नवरात्रों में बढ़ जाता है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से मां चंडी देवी के मंदिर में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? कितनी संख्या में भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं? देखिए, हरिद्वार की बात की जाए तो कई प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर है, चाहे वो चंडी देवी मंदिर हो, उनका देवी मंदिर हो या फिर माया देवी मंदिर हो, ये तीन का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो लोग हैं दूर दूर से आने के दर्शन करते हैं। देहरादून की बात की जाए तो यहाँ भी कई मंदिर है जो बहुत पुराने हैं, बुनियादी मंदिर पुरातन मंदिर है और यहाँ पर कभी 50 साल के पुराना मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर जो भी मुराद लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे शुरू होते हैं। और अगर 9 दिनों की बात की जाए तो विशेष अनुसार नवरात्रों में होती है तो इस दौरान माता का श्रृंगार किया जाता है। विशेष रूप से विशेष कपड़े पहनाए जाते हैं, साथ में विशेष वस्त्र पहनाए जाते हैं, विशेष मालाओं को और तमाम जो भीड़ है वो मंदिरों में हो चुका है। ऐसे में जो मंदिर है वो फिलहाल जो कम भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है जैसे आपने हरिद्वार की बात की चंडी माता मंदिर की, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो काफी लोग दिन में भी रहते हैं और अत्यधिक बढ़ते ही जाते हैं। और ऐसे में जो देहरादून के लोग हैं वो भी
जैसे हकीबाद जो पाठ का भी मंदिर है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। देखिए जो 9 दिनों की बात की जाए तो आज धर्म चांदी इसकी पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में जो ये माता होती है वो शांति या फिर कहा जाए जो ज्ञान की देवी कहा जाता है, क्योंकि पुराण में लिखा गया है कि जो माता होती है पार्वती का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जब शिव को उन्होंने प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तो ऐसे में उन्होंने ब्रह्मचारियों का भी पूजन लिया था और उनके स्वरूप में भी ये नजर आता है। एक में कमंडल, एक हाथ में उनका कमंडल रहता है और दूसरे हाथ में जप्ती माला। हमारे साथ मौजूद है ऐसे मुख्य पुजारी। पहले भी बात की जाए तो किस तरह की पूजा अर्चना पूरे नवरात्रों में देखने को मिलती है मंदिरों में? नवरात्रों में यहाँ पर मतलब सामान्य पूजन यह है कि एक तरफ स्थापना होती है अभिजित की। अभी खेल होता है कि इसमें राजा लोग पहले जाया कर सकते हैं विजय श्री के लिए लोग करेंगे तो जीत जाए। उसी अभिजित हम स्थापना करते हैं हरियाणा में। उसके बाद फिर पाठ तो उसमें हर चीज का अलग अलग है। जैसे लोग निभाने के पास अलग अलग है, शादी नहीं हो रही है उसके लिए सुरक्षा अपनी प्राप्त के लिए मतलब वो एक दुर्गा सप्तमी जो पुस्तक है तो पुस्तक नहीं महान ग्रंथ है तो जिससे वो चीज हम जुड़ेंगे मिलेगा। जैसे एक दूध के अंदर कोई दही जुड़ेगा तो बनाएगा, घी बनाएगा, पत्ता बनाएगा तो इसी प्रकार से नवरात्रि के अंदर जिस अभिलाषा से करेंगे और जिस अभिलाषा से का पाठ करेंगे जो हमारी अभिलाषा पूरी है। तो इसमें गौरी गणेश नवरात्र को समाप्ति आदि का पूजन करके स्थापना करके और प्रत्येक दिन गौरी गणेश का पूजन अखंड दीपक से जलाना और 150 मतलब 16% से बड़ा पूजन करना, सुबह आरती करना, शाम को आरती करना और रोज 13वें अध्याय का पाठ करना तो यही बात की जाए मनसा देवी और चंडी देवी या प्रसिद्ध मंदिर है उनका बात की जाए तो विशेष सजावट इस मंदिर में देखने को मिलती है। इस मंदिर की बात की जाए कि 50 साल पुराना मंदिर है, किस तरह से पूजा अर्चना होती है, किस तरह से सजावट की जाती है। यहाँ पर लोग नवरात्र में ही नहीं हम जो पहले थी अन्य दिनों में लोग 4 बजे मंदिर 12 बजे त्योहारों में जब लोग वहाँ तक जाते जब जो हम शांति जल रखते हैं और किसी के पास 2 दिन मिलकर के जाते हैं तो त्योहारों में इतनी अधिक भीड़ होती है जिससे कि और भी तभी होगी जब सबकी मनोकामना पूरी होगी और विशेष जाएगा उसकी अपनी आस्था श्रद्धा भक्ति के विश्वास रामायण से भी इसे जोड़ा गया है क्योंकि कहा जाता है कि श्री राम ने जब पूछ करने से पहले 9 दिन का पूजा अर्चना नवरात्रों के दिन की थी तो किस तरह से पूरी कहानी थी कहा गया है कि उसी राशि कर रहे हैं कि जब तक देवी की मतलब देवी का पूजन करके सभी देवी देवता जितने थे सबके सब जहाँ रहे वही देवी वो ताकत है जो मात्र शक्ति है उसकी कोई तुलना किसी से की जाती है। इसलिए देवी के पूजन में किसी प्रकार से मन में क्या नहीं होनी चाहिए क्या गलती है हम मनुष्य है हम पापी हैं तो इसलिए और माता के पूजन में किसी प्रकार की यदि कोई त्रुटि हो जाती है माता में है लिखा हुआ कि पुत्र पुत्र हो सकता है दुष्ट हो सकता है लेकिन माता कभी उससे प्रतिज्ञा नहीं सकती है कि हमारी संतान नहीं हो सकता इसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। माता कभी माता हो ही नहीं सकती इसलिए हमारे अंदर कमी हो सकती है लेकिन फिर भी हम किस भाव से अपनी बातों को दुर्गा देवी को सुनाएंगे। देखिए 9 दिन में अगर बात की जाए तो काफी सनातन धर्म में इसकी विशेष महत्वता रहती है और लोग बढ़ चढ़कर माता की पूजा अर्चना करते हैं। 10वें दिन की बात की जाए तो विजयदशमी रहती है और ऐसे में ये 10 दिन का जो सनातन धर्म में त्योहार माना जाता है इसमें काफी महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए। कहा जाए पूरे सनातन धर्म अगर विज्ञान से लेकर माना जाए तो शरद ऋतु की इसमें शुरुआत हो जाती है और इसी दौरान जो ठंड है वो बढ़ती जाती है क्योंकि आज दूसरा नवरात्र है। ऐसे में जो उत्तराखंड है वहाँ पर बरसात का मौसम भी चल रहा है तो ऐसे में विज्ञान और साथ साथ जो सनातन धर्म जो करोड़ों सालों से चला आ रहा है ऐसे में
दोनों की एक कहा जा सकता है मेल जोल से ये पूरी कहा जा सकता है ये बड़ा त्योहार बनता है। और ऐसे में जो लाखों या करोड़ों श्रद्धालु है पूरे जो विश्व भर में सनातन धर्म को मानते हैं, इस त्योहार को परिचय मनाते हैं। जी बिल्कुल। तो तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जिस तरह से वहां पर भक्त पहुंच रहे। तुषार, इसके अलावा जिस तरह से मान्यता है नवरात्रि के समय में 51 शक्तिपीठों में मां चंडी देवी का नाम शामिल होता है, तो महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है, जो भक्त वहां पर पहुंचते हैं, उनकी संख्या कितनी ज्यादा नवरात्रि के दिनों में बढ़ जाती है? देखिए, अगर मनसा देवी और चंडी देवी की बात की जाए तो ये खुद पीठ में कहना जाते हैं, ये शक्ति पीठ में नहीं आते। सिर्फ एक मंदिर है हरिद्वार में, माया देवी मंदिर, वो 51 शक्तिपीठों में आता है। और ये इस मंदिर की ये कहा जाता है कि वहाँ पर माता का कुछ हृदय गिरा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हरिद्वार में जो माया देवी मंदिर है वो शक्तिपीठों में आता है, 51 शक्तिपीठों में, ना कि जो मनसा देवी है और साथ साथ जो कहा जाए तो चंडी देवी मंदिर है। लेकिन इन दोनों मंदिर की कहानियां अलग है। चंडी देवी में अगर कहा जाए तो माँ खंबा रूप में वर्तमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर खुद बिजली गिरकर जो माता खुद प्रकट हुई थी, ऐसे में इसकी विशेषता पड़ सकती है। नील पर्वत में ये ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में है, ऐसे में ट्रॉली के माध्यम से या पैदल रास्ते से लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ऐसे में जो रोमांच है माता से मिलने का या कहा जाए उनके दर्शन करने का वो वहाँ पर मिलता है। ऐसे में जो यात्री है या जो दूर दूर से यात्री है वो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करते हैं, इसीलिए कि वहाँ पर जो माता का स्वरूप विराजमान है उसके दर्शन किए जाए। और ऐसे में नवरात्रों में अगर बात की जाए तो विशेष वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, विशेष सजावट होती है, विशेष तरह से लोग यात्री यहाँ पर आते हैं, तो अत्यधिक भीड़ वहाँ पर देखने को मिलती है। और जो समस्त उत्तराखंड के मध्य है, क्योंकि काफी मंदिर है यहाँ पर। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार आपको मां चंडी देवी के दर्शन करा रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।